गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने इससे पहले मुझे जो मेरे 4 पार्ट है नेपाल के, उसमें देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। आपको अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए नेपाल के बारे में तो वो आप देख सकते हैं। तो इस पार्ट में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी डिटेल आइटनरी। मैं 5 दिन के लिए गई थी नेपाल में, तो 5 दिन का मेरा जो भी मैंने ट्रैवल किया था, जो जर्नी थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो 5 डेज में आप नेपाल में क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी करेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, होटल एंड फूड के बारे में। सो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी रहेगा। अगर आपने वो 4 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। मैं उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो आप मुझे अगर इंडिया से देख रहे हो तो कमेंट में इंडिया का फ्लैग डाल देना, और आप अगर नेपाल से देख रहे हो तो नेपाल का फ्लैग डाल देना, तो मैं समझ जाऊंगी। सो मैं मेजर सिटीज के बारे में बात करूंगी जो मैंने अभी तक ट्रैवल किया है नेपाल में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। सो आप अगर सुबह आ रहे हो, फ्लाइट करके आ रहे हो और अर्ली मॉर्निंग आप चेक इन कर रहे हो होटल में, आपको सबसे पहले काठमांडू एयरपोर्ट से आपको थामेल के जो नियरेस्ट होटल्स है वहाँ पे चेक इन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी है फ्रेशन अप होके आप प्लेसेस विजिट कर सकते हो। तो फर्स्ट प्लेस है आपके जो थामेल एरिया में, वो नियरेस्ट प्लेस है काठमांडू दरबार स्क्वायर। उसके बाद आप चंगू नारायण टेम्पल विजिट कर सकते हो। उसके बाद आप गार्डन्स ऑफ ड्रीम में जा सकते हो, उसका एंट्री फीस है। और आपको अगर आप पार्टी पर्सन है, आपको एंजॉय करना है फर्स्ट डे में ही, तो आप क्लब है वो है काठमांडू में, वो थामेल में ही है, तो उसका नाम है एलओडी। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। उसका एंट्री फीस है 1000 रुपये आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी बाकी के एक्टिविटी है उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। वो एंट्री फी उसका 1000 रुपीज है। तो मैंने ये नहीं किया था, मेरे पास बहुत लेस टाइम था, तो मैंने सिर्फ 2 ही प्लेसेस विजिट किए थे। अगर आपके पास पूरा दिन है तो आप ये कर सकते हो। सो डे 2 में स्टार्ट करो। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहले आपको कैब करके पहुंचना है पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल ये जो है इंडिया के बाहर का ज्योतिर्लिंग है। तो आप अगर इंडिया से देख रहे हो तो आपको पता रहेगा 12 ज्योतिर्लिंग है और 13 जो है वो नेपाल में। सो आप ये जरूर से विजिट करना, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। उसके बाद आपको सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट करना है, वो है बुद्धा स्तूपा। उसके बाद विजिट करना है कपन मोनेस्ट्री। कपन मोनेस्ट्री जो है वो मॉन्ग के लिए, जो उनका एजुकेशन है उसके लिए वो साइट है। बेसिकली वहाँ पे कुछ है नहीं, बट आप वो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको विजिट करना है बुद्ध नीलकंठ टेम्पल। यहाँ पे आप पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा जो विष्णु है वो पूरा मतलब पानी में स्लीपिंग पोजीशन में है, तो वो आप जरूर से विजिट करना। ये अच्छा स्पॉट लगा मुझे, सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी आपको। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक शिवा का बड़ा सा स्टैचू है, और आप वहाँ पे जाते टाइम एक सस्पेंशन ब्रिज है, तो वहाँ पे जरूर से विजिट करना। ये सांगा में है, जो काठमांडू से काफी दूर के डिस्टेंस पे है। तो आपके पास टाइम है तो आप ये कवर कर सकते हो, ये स्पॉट शिवा का स्टैचू। और आते टाइम आपके पास टाइम बच रहा है तो आप जो है भक्तपुर दरबार स्क्वायर भी विजिट कर सकते हो। आप होटल में जाते टाइम आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपका डे एंड होता है। थर्ड डे में आपको फिर से अर्ली मॉर्निंग शुरुआत करनी है। आप कैब लेके पहुंच जाना है यहाँ पे चंद्रगिरी हिल्स। तो चंद्रगिरी हिल्स एक कैबल कार स्टेशन है। फिर आपको वहां से जो कैबल कार है वहां से ऊपर जाना है, वो अराउंड 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो ये एक्टिविटी आपको अर्ली मॉर्निंग ही करनी है, क्योंकि आपको अगर थर्ड डे में चेकआउट करना रहेगा तो वो इजी रहेगा, और आपके सारे जो प्लेसेस है बचे वो कवर हो जाएंगे। चंद्रगिरी हिल्स के बाद आपको करना है पाटन दरबार स्क्वायर। पाटन दरबार स्क्वायर फिर एक अच्छा दरबार स्क्वायर है, मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगी ये आपको विजिट करना है चंद्रगिरी हिल्स के बाद। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और डेफिनेटली रिकमेंडेड है। उसके बाद आपको विजिट करना है बुद्धनाथ स्तूपा। इसको मंकी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा स्टेप चढ़ के जाना पड़ेगा आपको, बट अच्छा, ये भी स्पॉट अच्छा है, आप विजिट कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको विजिट करना है बुद्धा पार्क। और उसके बाद अब आपका अगर चेकआउट है सेम डे में तो आपको बैक टू होटल आना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, 4 डे है आपके पास, तो आप एक काम कर सकते हो, काठमांडू से कैब लेके आप अर्ली मॉर्निंग नागरकोट का जो सनसेट पॉइंट है वो विजिट कर सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने विजिट नहीं किया, बट आप जरूर से विजिट कर सकते हैं, अच्छा है स्पॉट।
सो डे 4 में आप अर्ली मॉर्निंग पोखरा पहुंच जाओगे। आपके पास चॉइस रहता है, आपको अगर एक्टिविटी करनी है लाइक बंजी जंप करना है या फिर पैराग्लाइडिंग करना है, तो आपके पास चॉइस है कि आपको क्या करना है। तो मेरे पास 2 दिन थे पोखरा में, तो मैंने 4th डे को डिसाइड किया था कि हम लोग एक्टिविटी करेंगे, बट मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी, तो हमने उसको मम्मी को हमारे जो होटल का रूम है वहाँ पे रख दिया था। पैराग्लाइडिंग का एक्टिविटी है, उसका जो आपको बुकिंग करना है वो होटल का जो रिसेप्शन है वहाँ से ही बुकिंग करना रहेगा आपको। आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, बट बेटर रहेगा क्योंकि ये जो पैराग्लाइडिंग के लोग हैं वो आपको होटल से ही पिकअप एंड ड्रॉप दे देते हैं, तो वो अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो हमने फिर मॉर्निंग में पहुंच के सब फ्रेशन अप होके अराउंड 10:30 के आसपास हम लोग निकल गए थे। तो बीच रास्ते में हमको एक सारंगकोट करके एक व्यू पॉइंट है, वहां से एक अन्नपूर्णा बेस कैंप का व्यू अच्छे से दिखता है, बट हमारे टाइम हुआ ये था कि सब हर जगह फॉग था, तो हम वो पॉइंट नहीं देख पाए थे। तो उसके बाद हमने पैराग्लाइडिंग एंजॉय किया, और उसके बाद पैराग्लाइडिंग के बाद हम लोग थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए थे ऊपर, काफी हाई एल्टीट्यूड में वो लेके जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा एग्जॉस्ट होके हम लोग फिर से अराउंड 3:30 के आसपास आ गए थे बैक टू होटल ये सब एक्टिविटी करके। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लिया था, हम सो गए थे। और शाम को जो है पोखरा में फेमस लेक है, तो वहाँ पे हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहाँ से होटल से ही चल के गए थे फेवा लेक तक। तो फेवा लेक में हमने सनसेट एंजॉय किया फर्स्ट डे में। तो यहाँ पे हमने हमारा डे इन किया और फिर हम बैक टू होटल आ गए। यहाँ पे हमारा डे 4 खत्म होता है। सो डे 5 में हमने जो है हमारा डे जो है, मैंने सोचा था कि मैं एक स्पॉट जो है वो इंडिया ऐप बुक करके कर लूंगी कवर, बट ऐसा हुआ नहीं रियलिटी में। सो प्रॉब्लम ये हुई थी, जब भी मैं कैब बुक कर रही थी तो क्या होता था, जो भी कॉस्ट दिखाता था वो कॉस्ट पे वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो आते नहीं थे, वो कॉल करके कुछ अलग जो अमाउंट है वो डिमांड करते थे। सो मैंने क्या किया, मैंने फिर से मैं बैक टू होटल आ गई। फिर मैंने वहां से जो ग्रुप टूर का बस रहता है, जो पोखरा की साइट सीन रहते हैं, मेजर जो साइट सीन है उसमें कवर होता है, तो वो बस मैंने कर लिया। उसका कॉस्ट मुझे पड़ा था अराउंड 700 पर पर्सन नेपाली में। सो वो बस ले लिया। तो उसके बाद वो जो ग्रुप टूर है वो क्या करते हैं, एक एक स्पॉट से वो हर पैसेंजर है उसको लेते हैं, उसके बाद हमारा साइट सीन चालू होता है। तो उसमें जो है वो अराउंड 6 to 7 स्पॉट्स थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्पॉट से। तो बस लेने के बाद पहला स्पॉट जो था वो था गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल। एक टॉप के साइड में एक अच्छा सा व्यू है, और उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो केव है, और वहाँ पे नीचे एक शिवलिंग है। सो ये स्पॉट अच्छा लगा। और यहाँ पे एंट्री फीस है, और एंट्री फीस जो भी है ना यहाँ पे इनके पैकेज के जो बस का मैंने पेमेंट किया है उसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपको ये अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एक नियरेस्ट स्पॉट है जो गुप्तेश्वर महादेव के नियर ही है, तो उसका नाम है डेविस फॉल। यहाँ पे भी एंट्री फीस है। तो ये भी एक स्पॉट है। उसके बाद हम गए थे वर्ल्ड पीस पगोड़ा। तो वर्ल्ड पीस पगोड़ा जो था वो थोड़ा सा हाइट पे था, तो हाइट पे था इसकी वजह से एक स्पॉट था पर्टिकुलर, वहां से हमको नीचे उतर के जाना है वर्ल्ड पीस पगोड़ा देखने के लिए। ये भी स्पॉट अच्छा था। उसके बाद हम गए थे सेती रिवर। सेती रिवर में हमने जो था वो गंगा जल था, जो वहां पे जो लोकल थे वो उन्होंने बताया कि ये एज ए गंगा जल यूज करते हैं। ये जो है हिमालय से पूरा बह के हुआ आता है और अच्छा है पूजा विधि के लिए, तो आप ये एज ए गंगा जल यूज कर सकते हैं। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम अगर प्लान कर रहे हो नेपाल जाने का, तो जरूर से एक बॉटल कैरी करना, सो दैट आप ये वाटर जो है वो साथ में लेके कैरी करे। उसके बाद हम गए थे महेंद्र केव। महेंद्र केव में जो था वो नीचे फिर से गुफा जैसा था, और ऑल द वे लॉन्ग एक टनल जैसा था, और एक आगे जाके गणपति का एक मूर्ति था, और एक पुजारी भी था अंदर के साइड में। सो ये भी एक अच्छा स्पॉट था। उसके बाद मैं गई थी बैट केव। बैट केव में बाकी कोई नहीं आया था, मैं अकेली गई थी, बट बैट नहीं थे बैट केव में। तो यस, यहाँ पे भी एंट्री फीस था। मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहती हूँ कि आप इंडिया से हो तो एज अ सार्क कंट्री आपको सार्क कंट्री का ही जो फीस है वो देना है। आपको कोई पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो सार्क कंट्री का अमाउंट है वो आपको पे करके ही आगे बढ़ना है। उसके बाद में गई थी विंध्यवासिनी टेम्पल। तो विंध्यवासिनी टेम्पल जो है वो एक दुर्गा माता का टेम्पल है। तो यहाँ पे हम लोग ने दर्शन किए। फिर जो बस का लास्ट स्पॉट था वो फेवा लेक। तो फेवा लेक के यहाँ पे बस का लास्ट स्पॉट था, तो वहीं पे एंड हो गया था हमारा।
सो वहीं से हम लोग जो है फिर से नेक्स्ट डे सेकेंड डे में सनसेट एंजॉय करने के लिए गए थे। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप अगर ग्रुप में होते, यहाँ पे बोटिंग का भी ऑप्शन है तो वो बोट एंजॉय कर सकते हो, या फिर कायाकिंग जैसे ऑप्शंस भी है वो भी ट्राई कर सकते हो। बट मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया था, हमने जस्ट रैंडमली ऐसे इधर उधर घुमा था, थोड़ी बहुत फोटोज ली थे और एंजॉय किया था सनसेट। यहाँ पे हमारा डे जो है वो 5th डे एंड होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप बाकी के प्लेसेस विजिट कर सकते हो, लाइक आप जनकपुर जा सकते हो। जनकपुर आप माइथोलॉजी से रिलेटेड करते हो तो आप जनकपुर जा सकते हो, या फिर आपके पास और एक एक्स्ट्रा डे है, साइट सीइंग के अलावा एक बंजी जंप एक्टिविटी है वो भी कर सकते हो। बट इसके लिए आपको आधा दिन देना पड़ेगा आपको, और आपको पोखरा में टाइम एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पे रह के अन्नपूर्णा बेस कैंप है वो भी कवर कर सकते हैं। बट उसके लिए कुछ उनके रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करके ही आगे जाना होगा। तो आप सभी को पता होगा वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी नेपाल में ही है। सो बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहाँ पे मैंने जो है, मैं एक बजट ट्रैवलर थी और मेरे साथ मैं फैमिली कैरी कर रही थी, तो मैंने यहाँ से मुंबई से गोरखपुर जो है ट्रेन लिया था, और ट्रेन से मैंने उतर के फिर एक कैब लिया था सोनौली बॉर्डर जाने के लिए। तो कैब से उतरने के बाद मैंने पैदल ही जो है बॉर्डर क्रॉस किया था। उसके बाद मैंने ओवरनाइट बस लिया था काठमांडू पहुंचने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ्लाई करके भी जा सकते हो, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली से आप फ्लाई करके जा सकते हो। और काठमांडू का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे उतर के आप जो थामेल मार्ग है वहां पे पहुंच सकते हो। अगर आपको इंटरनल ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास कैब है, या फिर जो गवर्नमेंट की बसेस है, या फिर ओवरनाइट बसेस चलते हैं प्राइवेट जो भी है वो आप ले सकते हो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वीजा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप अगर बाय रोड नेपाल जा रहे हो तो आपको वीजा और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड शो करके आपको नेपाल में एंट्री मिल जाएगी। अगर आप फ्लाई करके जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है एज ए इंडियन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिम कार्ड। सिम कार्ड के लिए मैंने एनसेल सिम बाय किया था जो अराउंड 200 INR में मिला था। मैंने बॉर्डर क्रॉस करते टाइम ही ये सिम बाय कर लिया था 200 INR में, जिसमें मुझे अराउंड 4 GB डेटा मिला था और 70 मिनट्स कॉलिंग मिले थे। ये वीकली प्लान था, आपके अगर डेज एक्सटेंड होते तो आप आगे भी रिचार्ज एक्सटेंड कर सकते हो उसका। सो नेक्स्ट पॉइंट इज करेंसी। करेंसी के लिए मैंने बॉर्डर से ही आते टाइम जो मेरा INR था उसको मैंने नेपाली करेंसी में कन्वर्ट किया था। वो मेरे को ज्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि अगर आप अंदर जाते हो ना काठमांडू में तो आपको बहुत कम बोलते हैं ना शॉप्स मिलेंगे एक्सचेंज के लिए। तो आप बॉर्डर से अगर आ रहे हो बाय कार या फिर बाय ट्रेन आ रहे हो तो आप बॉर्डर से ही वो कर लेना, या फिर आप INR यूज कर रहे हो बट हर जगह पे आपको INR मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे कोई गारंटी नहीं है। सो आप बेटर रहेगा आप करेंसी एक्सचेंज करके ही आना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट टाइम टू विजिट इन नेपाल। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अक्टूबर से लेके दिसंबर या फिर फरवरी में विजिट कर सकते हैं नेपाल, क्योंकि प्रॉब्लम इज जून का जो महीना रहता है, जून से लेके अगस्त तक ये जो महीना रहता है वो बारिश रहती है या फिर फ्लड आते रहते हैं, भूकंप आता रहता है। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता दूं कि मैं गई थी जून के महीने में। तो हम जाके आने के बाद ठीक 4 दिन बाद वहां पे फ्लड आया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जून से लेके अगस्त तक वहां पे ना विजिट करें। सो नेक्स्ट पार्ट इज फूड। मैं फूड के लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है इंडियन रेस्टोरेंट भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो चाइनीज आइटम है वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आपको मोमोज मिल जाएंगे, या आपको पराठे मिल जाएंगे, नूडल्स मिल जाएंगे, चाउमीन, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और टेस्ट भी इंडिया का सिमिलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो फूड को लेके कुछ परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे वेज ऑप्शन भी है और नॉन वेज ऑप्शन भी है फूड में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज। सो लैंग्वेज को लेके यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं। यहाँ पे 99% जो नेपालीज है वो हिंदी समझते हैं, तो लैंग्वेज को लेके आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। सो आप अगर इंडिया से हो तो हिंदी तो सबको आती है, तो वो इजी रहेगा आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट इज होटल। होटल के लिए आप यहाँ पे जो है अच्छे खासे आपको होटल्स मिल जाएंगे, जिसमें बहुत कम कॉस्ट में आपको 4 लोगों का स्टे मिलेगा। जैसे कि मैंने लिया था 1200 में मुझे 4 पीपल का स्टे मिला था इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो ये काफी सही ऑप्शन लगा था मुझे नेपाल में। तो यहाँ पे अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो हॉस्टल का ऑप्शंस भी है,
और फैमिली है, तो यहाँ पे होटल भी है और अच्छे खासे है। आई होप मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर किया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरा बजट जो हुआ था वो अराउंड 5 डेज का, इंक्लूडिंग मुंबई टू नेपाल, नेपाल टू मुंबई, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, अकोमोडेशन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, एक्टिविटी, ये सबको मिला के मेरा ये कॉस्ट हुआ था। तो ये इंक्लूडिंग एवरीथिंग है। सो मैं बता दूं, ये काफी रिजनेबल ट्रिप हुआ था मेरा। सो इस वीडियो में सब कुछ मैंने कवर किया। आपको अगर शॉपिंग करना है तो आप थामिल में से कर सकते हो। आप सुवेनियर्स, क्लॉथ्स या फिर टी शर्ट जो मैंने पहना है अभी, या फिर ये फ्लैग देख रहे हो, ये मैंने वहीं से बाय किया था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो आप फैमिली फ्रेंड्स के लिए बाय कर सकते हो थामिल में से। कोई मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।